जीरो कैसे होगा? इजेड तो इतना देर से समझा दे रहे हैं, देखो इजेड जीरो कैसे होगा जी? कोई बता सकता है इसका आंसर? इजेड जीरो कैसे किए? एनीवन? सर वेव का प्रोपोगेशन जेड डायरेक्शन में हो रहा है इसलिए। वेव का प्रोपगेशन जेड डायरेक्शन में हो रहा है, और वेव का प्रोपगेशन कैसे निकालते हैं? ए ई क्रॉस ए जेड। तो बताइए, वेव मेरा जेड में बन रहा है, ये एक्स डायरेक्शन है और वाई डायरेक्शन है, वेव को जेड डायरेक्शन में बनाना है, और ये वेव बनता कैसे है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं जेड डायरेक्शन में होगा, तो जेड डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं वाई डायरेक्शन में ले लीजिएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट लीजिएगा क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो जेड डायरेक्शन रिजल्टेंट देगा उसका? कभी नहीं दे सकता है वो। तो जेड डायरेक्शन में आपको रिजल्टेंट चाहिए, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को किधर रखना होगा? आइदर एक्स में रखिएगा, नहीं तो फिर वाई में रखिएगा। मैग्नेटिक को आइदर एक्स में, नहीं तो फिर वाई में रखना होगा, जेड में नहीं रख सकते हैं आप। जेड में रखिएगा तो वेव जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट नहीं करेगा, सिंस। ये समझ। ठीक है। जैसे। तो फाइनली जब वो पुट करिएगा वैल्यू, तो ये रिजल्टेंट मिला। अब देखिए, ये तो एक वेक्टर बन गया, इसको इक्वेट करिएगा तो क्या मिलेगा? इक्वेट करिएगा, देखिए यहाँ पे दो वेक्टर है जी, 2i प्लस 3y, जे है मतलब जेड डायरेक्शन है, और इधर मान लेते हैं कि x प्लस वाई, और लिखा हुआ है ए एक्स आई डायरेक्शन। तो आप क्या कंक्लूड करते हैं कि जो कोफिशियंट होगा सेम डायरेक्शन में वो बराबर होगा, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। दैट इज, देखिए दोनों वेक्टर है, यहाँ पे ए एक्स लगा हुआ है, यहाँ पे ए एक्स लगा हुआ है, इसमें देखिए वेक्टर है, यूनिट वेक्टर ए एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोफिशियंट है एक्स डायरेक्शन में वो दोनों साइड से बराबर होना चाहिए। तो कोफिशियंट क्या है एक्स डायरेक्शन में? इधर डेल टू ई एक्स, तो डेल टू ई एक्स बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू, राइट साइड में इस एक्स का कोफिशियंट कितना बनेगा देखो तो, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई एक्स, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू बाई डेल टी स्क्वायर ऑफ किसका? ई एक्स। एक एक्सप्रेशन ये बन गया। दूसरा वाई डायरेक्शन में कंपेयर करिएगा तो डेल टू ई वाई इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई बाय डेल जेड स्क्वायर। देखिए तो आफ्टर कंपेयरिंग ये एक्सप्रेशन बनेगा। यस सर। बस अब क्या करना है, हम लगा देना है टर्म यहाँ पे सिमिलरली। एक के लिए हम सॉल्यूशन डिटेल किए और दूसरा के लिए एकदम सेम होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएबल है उसको एच से रिप्लेस कर देना है। सिमिलरली दिस इज द सॉल्यूशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट व्हेन वी कंबाइन दीज टू। जब दोनों एक साथ रहेगा, दोनों का प्रोपगेशन होगा, ऑसिलेट करेगा दोनों फील्ड, देन क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होगा। मैग्नेटिक फील्ड नहीं जी, वेव का जनरेशन होगा। अब ये हो गया देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आप मैथमेटिक्स में पढ़ रहे होंगे, थर्ड सेमेस्टर में कोर्स में शुरू हुआ आपका। शुरू हुआ कि नहीं कोर्स में जी मैथमेटिक्स में पार्शियल? अब ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, सॉल्यूशन ऑफ दिस नहीं पार्शियल हुआ। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जब शुरू होगा तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। बस अभी हम इतना बता दें, इसका सॉल्यूशन का जो जनरल फॉर्म है वो इस फॉर्म में आता है, मतलब सेकेंड ऑर्डर है तो दो को फंक्शन आएगा, एफ वन जेड माइनस सी टी, इसका सबका मीनिंग भी समझाते हैं, प्लस एफ टू जेड प्लस सी टी। एफ वन एफ टू क्या है? ये फंक्शन है। ये फंक्शन क्या हो सकता है? कमेंट में क्या लिखा? एफ मे बी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। एफ क्या होगा जी? ये ट्रिगोमेट्रिक भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, किसी भी, ये कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन होगा। जो मैथमेटिकल फंक्शन आप साइन पढ़े हैं, कॉस पढ़े हैं, हाइपरबोला पढ़े हैं, पैराबोला पढ़े हैं, ये किसी भी कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो जनरल लिखना है क्या इसको, कि जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे पार्शियल को, तो इसका सॉल्यूशन जो मिलेगा हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो मिलेगा E इक्वल टू एफ वन जेड माइनस सी टी प्लस एफ टू जेड प्लस सी टी, वेयर एफ वन एंड एफ टू मे बी एनी मैथमेटिकल फंक्शन। क्लियर है? अब फिर इसको स्पेसिफिक करेंगे, साइन में हम करेंगे इसको फाइनली, बट इसका जनरल सॉल्यूशन ऐसे लिखा जाता है।
इसी फॉर्म में आपका सॉल्यूशन आएगा जब सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का आप सॉल्यूशन करेंगे अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। अभी हम दोनों टर्म समझते हैं। एक में लिखा हुआ f1 z माइनस सी टी, सेकेंड में लिखा हुआ f2 z प्लस सी टी। आपको लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किए थे कि यदि माइनस है डायरेक्शन में लगा हुआ मतलब वो वेव किधर चल रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, और जिसमें प्लस लगा रहेगा वो किधर चल रहा है जी, निगेटिव डायरेक्शन, उल्टा चलता है ये। इसको फिर फिजिकली हम समझाएंगे आगे, ग्राफ से बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, कोई एग्जाम्पल लेके समझाएंगे। बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि जहाँ पे माइनस है वो वेव प्लस डायरेक्शन में चलता है, प्लस जेड डायरेक्शन में, और जिसमें प्लस रहेगा वो माइनस डायरेक्शन में चलता है। अभी आप इतना सफिशियंट है। इसके बाद आगे नेक्स्ट लेक्चर बढ़ेगा तो फिर फाइनली हम समझाएंगे कि ये माइनस वाला प्लस में ही क्यों चलता है, ये लेफ्ट क्यों नहीं चलता है, माइनस वाला निगेटिव में चलता है तो ये प्लस क्यों चलता है, हम लोग नेक्स्ट में इसको समझेंगे। उसके बाद सी क्या है, सी है आपका स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन, और आपको मालूम कि सी का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट किए थे, सी इक्वल टू 1/√μ0 ε0, और इसका वैल्यू कितना आया था, सेम एज द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर। इसको हम लोग प्रूफ भी करवा दिए, निकाले थे हम लोग कैलकुलेट करके, 3 × 10⁸ आया था मीटर पर सेकेंड। तो वही सी है ये, है ना। उसके बाद फिर कुछ कमेंट यहाँ पे लिख रहा है, देखो यहाँ पे लिखा, एक तो टर्म लिखा कि ट्रेवलिंग पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, प्लस वाला मतलब ट्रेवलिंग इन निगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड, है ना, ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड। उसके बाद यहाँ पे फिर ब्रैकेट में लिख दिया रिफ्लेक्टेड। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई जनरेटर है, ये पावर को जनरेट करता है और आप इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लोड लगा देते हैं, तो कुछ पावर, मेन पावर तो इसमें क्या होगा, कंज्यूम होगा। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव कैसा हुआ, सोर्स टू लोड, ये मान लेते हैं लोड है, तो सोर्स से लोड में जा रहा है और ये सोर्स हो गया। और कुछ कंपोनेंट जो है सो उल्टा डायरेक्शन में चलता है, किधर चलता है, लोड से सोर्स की तरफ चलता है, इसको मतलब बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव। ये रिफ्लेक्शन क्यों होता है, अभी आप नेटवर्क थ्योरी में आगे पढ़िएगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम या फिर पढ़ भी लिए होंगे। उसमें क्या होता है कि सोर्स का जो अपना इम्पीडेंस होता है, इफ सेम इम्पीडेंस इज कनेक्टेड इन लोड, मतलब ये दोनों का इम्पीडेंस मैचिंग होता है तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, जो रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट बोलते हैं वो जीरो होता है। बट प्रैक्टिकली ऐसा हम नहीं कर पाते हैं, है ना। मान लेते हैं कि जो जनरेटर का सोर्स इम्पीडेंस है वो हर मोटर में, हम मोटर उसमें लोड लगा रहे हैं, हम हीटर लगा रहे हैं, हम एसी यूज़ करते हैं, तो हर कंडीशन में उसको मैचिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो जब मैचिंग नहीं होगा तो उसमें रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट भी आएगा मिसमैच के कारण, मतलब टोटल कंज्यूम नहीं करता, कुछ पावर रिटर्न बैक आ जाता है। तभी तो कहीं भी फॉल्ट होता है, मान लो ट्रांसमिशन लाइन में आंधी तूफान आता है तो क्या होता है, कोई पेड़ का टहनी डाल गिर गया किस पे, जो ट्रांसमिशन लाइन आपका है तीनों फेज पे, वो शॉर्ट हो गया, तो शॉर्ट हो गया तो लोड में नहीं जा रहा है, तो रिटर्न बैक चला जाता है वो कहाँ पे, सब स्टेशन तक, और सब स्टेशन से वो सोर्स तक चला जाता है जहाँ पे उसका जनरेशन हो रहा है, तब वो ट्रिप कर देता है, ऑटोमेटिक ट्रिप लगा हुआ ट्रिप हो जाता है। तो किसके कारण, वहाँ पे उस केस में रिफ्लेक्टेड वेव डोमिनेंट हो जाता है फॉल्ट कंडीशन में। तो रिफ्लेक्टेड वेव का पढ़ना है जो आपको, कहाँ पे पढ़ना है जी, पावर सिस्टम में इसका मेन पढ़ना होगा आपको, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे पढ़ेंगे पावर सिस्टम में रिफ्लेक्शन का रोल। हेल्दी कंडीशन में इसका वैल्यू मिनिमम होता है, बट फॉल्ट कंडीशन में ये इसका वैल्यू डोमिनेट कर जाएगा, है ना। तो इन जनरल हम क्या बोलते हैं, जब हेल्दी कंडीशन है तो रिफ्लेक्टेड वेव जीरो मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नोट करके, इफ़ नो रिफ्लेक्शन, तो हेल्दी कंडीशन में रिफ्लेक्शन बहुत कम होता है, मिनिमम है, तो फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन उसको हम लोग जीरो मान लेते हैं। तो मान लेते हैं रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट कौन है, जो निगेटिव में चलेगा, उल्टा डायरेक्शन में। वेव मेरा किधर चल रहा है, जेड में चल रहा है, जेड डायरेक्शन में, तो रिफ्लेक्टेड किधर चलेगा, इसका उल्टा चलेगा, इसका रिवर्स डायरेक्शन क्या बोलेंगे हम लोग, माइनस जेड बोलेंगे। तो माइनस जेड में कौन सा कंपोनेंट चल रहा है, यही वाला कंपोनेंट चल रहा है, ये वाला कंपोनेंट F2 वाला। तो रिफ्लेक्शन को जीरो करना है तो F2 जो फंक्शन है उसको कर देना होगा क्या, जीरो होगा। अब इक्वेशन और आसान हो गया, अब इक्वेशन क्या बनेगा, सिर्फ अब कहना होगा E = F1 Z माइनस सी टी। अब इसमें तो एक ही वैल्यू है तो इसको F1 F2 ना करके सिर्फ F बोल दिया गया, इसमें फंक्शन ऑफ Z माइनस सी टी के फॉर्मेट में इसका इक्वेशन बनेगा। मान लेते हैं फंक्शन ये साइन हो गया,
एफ क्या है, मान लेते हैं साइनसोइडल होता ही है। जो हम लोग पावर का ट्रांसमिशन करते हैं, पावर जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसको भी हम लोग, इसका भी प्रोपेगेशन वेव का कॉन्सेप्ट से ही होता है। तो ये किस फॉर्मेट में रहता है, साइन के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ई इक्वल टू एफ के जगह पे क्या लिखना है, साइन, साइन जेड माइनस सी टी के टर्म में हम लोग लिखेंगे उस चीज़ को, है ना। तो फाइनली यहाँ पे दोनों कंपोनेंट दिखा दिया गया है कि पॉजिटिव और रिफ्लेक्शन दोनों दिखा दिए। रिफ्लेक्शन जीरो होगा तो सिर्फ इतना ही लिखना होगा। जनरल में लिखने के लिए दोनों कंपोनेंट को दिखाया जाता है। तो ये वेव का फाइनल इक्वेशन आया आपका कि ई एक्स। अब यहाँ पे फिर ई एक्स क्यों लिख दिया गया, क्योंकि पार्टिकुलर जेड डायरेक्शन में हमको जनरेट करना है प्लेन वेव को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को किधर रखना होगा, एक्स में रख दिए, और मैग्नेटिक फील्ड को वाई में रखना पड़ेगा। यदि इसको वाई में रख दीजिएगा और मैग्नेटिक को एक्स में रखिएगा तो फिर वेव माइनस जेड में प्रोपेगेट हो जाएगा। तो हम पहले प्री डिफाइंड कर दिए हैं कि आवर वेव इज प्रोपेगेटिंग इन जेड डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमको ई जो लिख रहे थे यहाँ पे सॉल्यूशन में ई, अब इसको स्पेसिफिक बना दिए, किसके लिए, जेड डायरेक्शन में वेव को जनरेट करने के लिए। सो टू जनरेट वेव इन जेड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट शुड बी इन एक्स डायरेक्शन, दैट्स वाई दिस सॉल्यूशन इज नाउ रिटन एज इन ई एक्स फॉर्म, ई एक्स। सो ई एक्स इक्वल टू साइन बीटा, अब यहाँ पे कुछ बीटा का कॉन्सेप्ट आता है, आगे आपको बताएंगे। साइन बीटा जेड माइनस सी टी के फॉर्मेट में फाइनल इसका लिखेंगे साइन बीटा जेड प्लस सी टी, ये प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट है ये। अब इसको समझेंगे, जब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा फाइनली, साइन बीटा जेड माइनस, एक्चुअली होना चाहिए था बीटा सी इंटू टी होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था बीटा सी इंटू टी, लेकिन लिख दिया गया ओमेगा। तो हम अभी समझेंगे कि बीटा सी को ही ओमेगा बोलते हैं। ये जो बीटा सी आना चाहिए था वही बन जाएगा आपका ओमेगा बन जाएगा, अभी हम लोग समझेंगे। सिमिलरली यहाँ पे वही टर्म है, सिर्फ प्लस के साथ है, ये दो कंपोनेंट है। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि हाउ बीटा सी इज रिटन एज ओमेगा। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए बीटा सी, बीटा होता है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, 2 पाई बाय लेमडा, मतलब एक टाइम पीरियड में कितना नंबर ऑफ वेव पास कर रहा है, एक टाइम पीरियड समझ में आता है। एंगल रेडियन कॉन्सेप्ट एक आप लोग को यूट्यूब का वीडियो शेयर किए थे, आप लोग देखे थे उसको, कोई नहीं देखा होगा, नहीं देखा था क्या सर उसमें कब शेयर रेडियन। किए सर हाँ, हम लोग को तो नहीं मिला सर। थर्ड सेमेस्टर में देखो तो नहीं है, ग्रुप खोलो सर तो। दिए थे मन नहीं देखे सर। तो सर ऐसा फालतू लेटरल नहीं वाला दिए, में नहीं है सर, का इसी वाला में लिटरल नहीं, थर्ड सेमेस्टर में तो हम दिए थे कि उसमें बताया गया नहीं था। सर, नहीं है। सर इलेक्ट्रिकल में दिए हैं सर। इलेक्ट्रिकल में शेयर किया ना, इसी का अलग ग्रुप है क्या, यस सर। अच्छा इसी को भी दे देंगे। उसमें आपको समझना चाहिए कि एंगल जो हम लोग पाई इक्वल 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन हमेशा आप रट लिए हैं, आप जानते हैं ये रिलेशन होता है। लेकिन हम बोलेंगे नहीं आप 1 रेडियन एंगल बनाइए, तो आप नहीं बना पाएंगे। इसलिए वो वीडियो दिया गया था कि हाउ वी मेक एन एंगल ऑफ 1 रेडियन। 1 रेडियन एक्चुअली बनता कैसे है, वो वीडियो को जरूर देखिएगा, वो बहुत कॉन्सेप्चुअल वीडियो है ना। तो यहाँ पे जो 2 पाई बात आ रहा है वो रेडियन है, 2 पाई रेडियन मतलब 360 डिग्री, 1 कंप्लीट साइकिल। तो वेव नंबर क्या है कि जब आपका 2 पाई रेडियन एंगल पे कितना वेव क्रॉस कर जा रहा है इस स्टेप से, तो कितना वेव हो गया काउंट करिए। तो एक वेव बनाने के लिए आता है आपको, साइनसोइडल का एक वेव कैसे हुआ, अपर हाफ लोअर हाफ, एक और ऐसे बन गया तो 1.5, इतना बना दिए तो 2 वेव, है ना। तो मान लेते हैं 2 पाई रेडियन में 2 वेव चला गया, और इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लेमडा। तो लेमडा से उसका वेव नंबर से हम डिवाइड करते हैं। 2 पाई टोटल उसका पीरियड होता है, स्टैंडर्ड टाइम पीरियड, उसको वेव का डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, और उसका वेव मान लेते हैं 2 पाई के बराबर हो जाएगा, तब बीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो उसका वेव मान लेते हैं छोटा होगा, 2 पाई से छोटा होगा, पाई ही होगा। तो 2 मतलब किसी का टाइम पीरियड पाई है, तो 2 पाई में कितना वेव उसका क्रॉस कर जाएगा, 2 वेव क्रॉस हो, एक यहाँ पे एक यहाँ 2, किसी का टाइम पीरियड मान लेते हैं पाई बाय 2, तो उसमें 4 वेव क्रॉस कर जाएगा, है ना। तो ये टोटली डिपेंड करता है किस पे, उस वेव नंबर पे, इस टाइप से उसका फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा। क्लियर है। तो वेव बीटा क्या है जी, वेव नंबर है। तो वेव नंबर कैसे निकालते हैं लोग, 2 पाई बाय लेमडा। उसके बाद एक और रिलेशन होता है, अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं सी इक्वल टू यूज़ करेंगे लेमडा इंटू एफ। इसको समझ लेते हैं, सी और लेमडा क्या होता है,
डिस्टेंस का तो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, एस इक्वल टू वी टी जानते हैं, एस इक्वल टू वी टी। एस क्या है इस केस में, जो लेटरल डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस कैसे काउंट होता है, जैसे वेव तो प्रोपोगेट करता है इसका एनर्जी अप डाउन, लेकिन इसका जब हम लोग लेंथ मेजरमेंट करते हैं तो वेव के टर्म में करते हैं कि इस डिस्टेंस को वेव बोलते हैं। ऐसा नहीं कि ये कर्व लेंथ को ऐसे हम लोग मेजरमेंट नहीं करते हैं, मेजरमेंट होता है वेव लेंथ के समझ में। तो एक्चुअली डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, एस मतलब लेमडा कर रहा है, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। वी टी, वी होता है स्पीड, किस स्पीड से कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट, तो वी की जगह पे कर देंगे सी, और टी तो टी एज इट इज रहने दीजिए। तो सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी यहाँ से निकलेगा क्या, सी इक्वल टू लेमडा बाई टी बोलेंगे हम लोग, और लेमडा और 1/t को क्या बोलते हैं, 1/t को, ये सब बहुत छोटा छोटा कैलकुलेशन है, लेकिन EMFT में जब डेरिवेशन करिएगा तो बहुत हेल्प करेगा, अदरवाइज बहुत आपको रटना पड़ेगा, सी इक्वल टू एफ लेमडा आपको याद करना पड़ेगा, है ना। तो 1/λ/t, और 1/t को क्या बोलते हैं जी, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कि नहीं, frequency. तो लेमडा, और यहाँ इसको 1/t मल्टीपल फैक्टर, तो लेमडा इंटू एफ, तो सी इक्वल टू क्या हो गया फाइनली, सी इक्वल टू, अब ये इसको Lambda. लेमडा एफ होता कैसे है, इस प्रोसेस होता है, प्रोसेस क्या है, एकदम बच्चा वाला प्रोसेस है जो हम लोग पढ़े हैं 7-8 में, एस इक्वल टू वी टी, उसी से निकाल लेते हैं हम लोग। प्रोसेस ध्यान में एक बार हो जाएगा, जब प्रोसेस आप जानिएगा तो ये फॉर्मूला भी नहीं भूलिएगा, प्रोसेस नहीं जानिएगा फॉर्मूला अभी याद करिएगा, 15 दिन के बाद पूछेंगे फिर भूल जाइएगा, प्रोसेस से कर लीजिए, फॉर्मूला नहीं भूलिएगा, एकदम फॉरएवर आपका हो गया। नाउ कैलकुलेट करना है बीटा सी इक्वल टू, तो बीटा इक्वल टू क्या लिख देना है जी, 2π/λ, वेव नंबर हो गया, एंड सी को सी रहने देते हैं अभी यहाँ पे पहला टर्म में, दूसरा बार लिखते हैं 2π/λ, और सी इक्वल टू भी आपको सिखा है, सी इक्वल टू क्या होता है, लेमडा के टर्म में लेमडा इंटू एफ होता है कि नहीं, तो सी इक्वल टू लिख दिए क्या, लेमडा इंटू एफ, देखिए यहाँ से लेमडा और लेमडा गेट्स कैंसल, अब ये फाइनली क्या बचा, 2π इंटू एफ बचा, और 2π वेर एफ इज लीनियर फ्रीक्वेंसी, तो और ओमेगा क्या हो जाएगा इसका, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो 2π एफ को क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं, तो यहाँ पे जो एक्चुअल मल्टीपल होना चाहिए था बीटा इंटू सी, तो बीटा इंटू सी को हम लोग क्या बोल देंगे, ओमेगा बोल देंगे, तो जहाँ जहाँ बीटा सी है उसको ओमेगा से रिप्लेस कर दिया गया। यहाँ तक बात समझ में आया, Yes. यस सर। ठीक है। सो फाइनली बीटा सी इक्वल टू ओमेगा, ये दो फॉर्मूला, जब नोमिकल बनाइएगा इसका वहाँ पे काम आएगा। यूनिफॉर्म प्लेन वेव इज ट्रांसवर्स दैट इज 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। इस टर्म में किसी को कोई तकलीफ है तो बोलिए। यूनिफॉर्म वेव इज ट्रांसवर्स, जो परपेंडिकुलर है उसका दूसरा टर्म क्या बोला जाता है, उसको ट्रांसवर्स बोला जाता है, परपेंडिकुलर को ही। परपेंडिकुलर का बहुत सारा नाम है, मैथमेटिक्स में उसको ऑर्थोगोनल बोलते हैं, ऑर्थोनॉर्मल भी बोला जाता है, ट्रांसवर्स बोला जाता है, परपेंडिकुलर बोला जाता है ना, तो इसका डिफरेंट डिफरेंट सिनोनिम्स है। तो ये ट्रांसवर्स का मतलब भी क्या है जी, परपेंडिकुलर ही है। सो यूनिफॉर्म प्लेन वेव इज ट्रांसवर्स, इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज 90 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ किसका, प्रोपगेशन, मतलब जिधर वेव आपका प्रोपगेट करेगा उस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करिएगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करिएगा, तो दोनों का एंगल कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। इसका कहने का अर्थ यही है। तो ये भी लाइन समझ में आ गया होगा आपको, जो नोट करके लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें फिर से एजम्पशन लगा दी, इफ रिफ्लेक्शन इज जीरो, तो रिफ्लेक्शन जीरो मतलब जो उल्टा डायरेक्शन में चल रहा है, निगेटिव जेड में चल रहा है, तो निगेटिव जेड में कौन चलेगा, जिसमें प्लस, इक्वेशन में प्लस वाला टर्म रहेगा, तो प्लस वाला टर्म को कर देना है जीरो। तो देन ई एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, ई नोट। अब ये ई नोट फिर कहाँ से आ गया, देखिए बार बार हम चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पे ई नोट नहीं लिखे थे, मतलब यहाँ पे इसका पीक मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। पीक मैग्नीट्यूड अभी मेरे पास कितना आता है, इसी सप्लाई में कितना आता है बोलो तो, आरएमएस वैल्यू 220, पीक वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 इंटू RMS, तो 314 आता है पीक। नहीं, यहाँ पे जो ई नोट लिखा गया है, मतलब जो ये ऑसिलेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू हमें मैक्सिमम कितना हो सकता है, +1 और -1 के बीच में ही होगा। अब मान लेते हैं 220 का मैग्नीट्यूड से हमको जनरेट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे ये इसका एम्पलीट्यूड दिखाया जाता है, ई नोट, है ना, ई नोट हो गया। किस डायरेक्शन में, अब यही लिखा हुआ है, यही वेव इक्वेशन है
तो उसका आधा पार्ट लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ से आपको सारा चीज़ समझ जाना है। जेड लिखा है, अब इसको फाइनली ये कैसे लिखेगा देखो, ई एस लिख दिए हैं। अब यह ए एक्स भी लिख सकते थे यहाँ पे, ए एक्स, क्योंकि इसका डायरेक्शन किधर है, एक्स में है। तो अब बताना है आपको इसका मतलब क्या हुआ, ए एक्स का मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा, फटाफट बोलो, तब हम समझेंगे आप समझ में आ गया। एक्स ये क्या बता रहा है, बोलो। ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में हुआ, एक्स डायरेक्शन में। अब अंदर में जो फंक्शन में जो वेरिएबल रहे, यहाँ पे वेरिएबल जेड दिख रहा है, ये क्या बताया, बोलो। ये बताया कि वेव किस डायरेक्शन में चल रहा है, जेड डायरेक्शन में। और उसके पहले जो कांस्टेंट लगा वहाँ माइनस लगा हुआ है, मतलब वो प्लस जेड डायरेक्शन में चल रहा है। यदि यहाँ प्लस रहता तो हम लिखते हैं माइनस जेड डायरेक्शन में चलेगा। तो वेव क्या चल रहा है, किस डायरेक्शन में, प्लस जेड डायरेक्शन में चल रहा है। ये क्या है इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, किस फ्रीक्वेंसी से वो चल रहा है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी से चल रहा है ना। जब आगे न्यूमेरिकल बनाइएगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा 10⁵ लिखा रहेगा, 5t रहेगा। तो वहाँ पर कंपेयर करवाएंगे आपको कि इसको ओमेगा टी से कंपेयर करो जी, तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया, 10⁵ हो गया ओमेगा टी। और यहाँ पे मान ली लिखा रहेगा -2 बीटा, तो बोलेंगे बीटा का वैल्यू 2z, तो बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा, है ना। इस टाइप से कंपेरिजन करना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट आपको समझाएंगे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, डी माइवर्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। e⁻i थीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, क्या होता है, cos थीटा प्लस आई जे साइन थीटा। cos थीटा प्लस कितना होता है जी, आई साइन थीटा। तो हमको cos का टर्म लिखना है तो क्या करेंगे, इसी में से इसका रियल पार्ट यदि हम लिख दें कि रियल पार्ट ऑफ दिस, तो ये cos दे देगा ये। अब मेरा एक्सप्रेशन क्या है, cos या साइन में है, साइन में लिखना है तो इमेजिनरी पार्ट लिख देना है ना। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर करेंगे, स्केच ये कैसे आता है, ये सब आपको समझाएंगे, है ना। ठीक है, इतना।